गुड इवनिंग टू ऑल। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आपका स्वागत है। आपका आर्बिट्रेशन वाला जो एग्जाम है उसके संदर्भ में ये आपकी 5th वीडियो है, ठीक है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे यानी आपकी थ्योरी ऑफ रिस्टोरेटिव जस्टिस वाली थ्योरी है, पुनर्स्थापनात्मक सिद्धांत न्याय का जो सिद्धांत है उसके संदर्भ में हम देखेंगे यानी इससे आप क्या समझते हैं, ठीक है। और मध्यस्थता पुनर्स्थापनात्मक न्याय से कैसे भिन्न है इसके संदर्भ में हम यहाँ पर देखेंगे। इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। इसके पुनर्स्थापनात्मक न्याय क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। इसके तत्व क्या हैं, तत्व को देखेंगे। पुनर्स्थापनात्मक न्याय के उपयोग क्या हैं उनको डिस्कस करेंगे। और साथ ही 4th पॉइंट देखेंगे, मध्यस्थता एवं पुनर्स्थापनात्मक न्याय से दोनों किस प्रकार से इनमें भिन्नता है, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली है पुनर्स्थापनात्मक न्याय क्या है ये। तो मध्यस्थता का उपयोग बढ़ती हुई संघर्ष स्थितियों में किया जा रहा है। जैसे यानी मध्यस्थता का जो उपयोग है वो बढ़ती हुई संघर्ष स्थितियों में किया जा रहा है, जैसे तलाक, व्यपहरण, सामुदायिक विवाद, वाणिज्यिक विवाद संबंधी और अन्य सिविल मामले। इनमें मध्यस्थता का उपयोग किया जाता है, जिसमें किसी विवाद होने पर एक पक्षकारों द्वारा तीसरे किसी व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाता है और उसका निर्णय इन पर बाध्यकारी होता है। लेकिन पुनर्स्थापनात्मक न्याय आपराधिक न्याय की एक ऐसी प्रणाली है, यानी आपराधिक जिसमें न्याय हो जाता है उसकी एक ऐसी प्रणाली है जिसमें पीड़ित जो होता है पीड़ित और अपराधी या समुदाय के बीच बड़े पैमाने पर बैठक आयोजित की जाती है। यह प्रणाली प्रतिशोध सजा के बजाय अपराधी होते हैं उनके पुनर्वास और बहाली और प्लस जिस व्यक्ति के प्रति जो भी अपराध घटित हुआ है उसको उपचार पर ध्यान देने पर उसका ध्यान केंद्रित होता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से ये लोगों के समूह द्वारा किसी अपराधी हो जाने पर, जिसके प्रति अपराध हुआ है उसके द्वारा बुलाए जाने पर ये की जाती है, ठीक है। और इसकी उत्पत्ति 1970 के दशक में मानी जाती है, इसी में हुई थी, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं अल्बर्ट एंगलेस के अनुसार क्या है, ठीक है। अल्बर्ट एंगलेस जो है उनके अनुसार रिस्टोरेटिव जस्टिस वाली थ्योरी क्या है। यानी सर्वप्रथम पुनर्स्थापनात्मक न्याय शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किया था, एल्बर्ट एंगलेस द्वारा, ठीक है। इन्होंने मुख्य रूप से 3 बातें रखी इस सिद्धांत के लिए। वो क्या थी कि दंड के आधार पर प्रतिशोधी न्याय इसमें किया जाता है, यानी दंड के आधार पर ही इसमें प्रतिशोधी न्याय किया जाता है। अगला पॉइंट उन्होंने रखा कि पीड़ित और अपराधियों में निवेश के साथ बहाली इसमें होती है, यानी पीड़ित और अपराधी दोनों है उसमें निवेश की बहाली इसमें की जाती है। यानी पीड़ित द्वारा जो भी नुकसान पहुंचाया गया होगा, अपराधी द्वारा पीड़ित को, तो उसके निवेश की बहाली इसमें की जाएगी, जिसमें चिकित्सीय उपचार शामिल होता है, यानी जिसमें चिकित्सीय उपचार भी शामिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें अपना पुनर्स्थापनात्मक सिद्धांत के, इसमें 3 सिद्धांत देखने को मिलते हैं। यानी इसके अंदर एक पहला है आपका मरम्मत, यानी यह अपराधियों के व्यवहार के कारण हुई गलती को सुधारने में मदद करता है। यानी मरम्मत का इसमें सिद्धांत लागू होता है, जिसमें क्या है कि अपराधी द्वारा व्यवहार से के कारण जो भी गलती हुई होती है उसको सुधारने में मदद करता है, ठीक है। अगला है एनकाउंटर, यानी पार्टियां मिलती हैं और यह तय करती हैं कि कैसे करना है, इसके संदर्भ में यह है एनकाउंटर के संदर्भ में। 3rd पॉइंट है अपना परिवर्तन। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य बिना किसी सजा के लोगों में परिवर्तन लाना होता है। तो ये मुख्य रूप से इसके 3 सिद्धांत हैं आपके, ठीक है, रिस्टोरेटिव जस्टिस के। अगला इसमें अपना पॉइंट इसके आवश्यक तत्व, यानी इसके तत्व क्या हैं। पहला है बैठक, अगला है कथा, 3rd है भावना और 4था है समझ और जवाबदेही। बैठक में यह है आपका कि अपराधी होता है और व्यथित व्यक्ति जो होता है, ठीक है, जिसके प्रति अपराध किया है वो, और ये जो व्यथित व्यक्ति होता है वो लोगों को बुला करके एक बैठक नियमित नहीं होती है, एक बैठक आयोजित करते हैं जो इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में होती है और इस अपराधी के परिवर्तन लाने के लिए की जाती है। तो इसमें एक बैठक जरूरी है इसमें। दूसरी बात है इसमें कथा, यानी नरेटिव। इसमें जो भी अपराधी होता है, अपराध के प्रति जो भी कार्य हुआ होता है उस कार्य के संदर्भ में जो प्रकरण है उस प्रकरण का वर्णन किया जाता है, लोगों द्वारा समझा जाता है, उसको समझ करके पूरा ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है। ये इसमें तत्व इसका मुख्य है, ठीक है। अगला है भावनाएं, यानी इस चीज में इस थ्योरी के अंतर्गत अपराधी, ठीक है, अपराधी
और व्यथित व्यक्ति जो होता है उसके संदर्भ में देखा जाता है और भावनात्मक रूप से उनके पहलुओं की परीक्षण किया जाता है। इसमें इमोशंस काफी इंपोर्टेंट होते हैं इस थ्योरी के अंतर्गत। ठीक है, अगला है समझ और जवाबदेही। साथ ही जो लोग इसमें इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा करके जो न्याय के संदर्भ में, ठीक है, यहाँ पर जो भी चर्चाएं चलती हैं उसमें समझ और जवाबदेही के लिए स्थान होता है। यानी अपराधी, ठीक है, अपराधी इस बात से सहमत होना चाहिए और अपराध जिस व्यक्ति के प्रति किया है, ठीक है, व्यथित व्यक्ति भी यहाँ पर सहमत होना चाहिए और प्रकार से जवाबदेह, दोनों के जवाबदेह रहते हैं। और साथ ही लोगों द्वारा समझ रूप से न्याय किया जाता है। यानी कोई भी कार्य हो जाता है, उस कार्य के संदर्भ में जो भी चर्चाएं चलती हैं तो यहाँ पर दोनों की जवाबदेही देखी जाती है। तो इसके मुख्य ये आपके आवश्यक तत्व हैं। ठीक है, अगला आपका पुनर्स्थापनात्मक जो न्याय का सिद्धांत है उसका उपयोग। तो सबसे पहले इसमें कम गंभीर अपराधी वाले मामलों में इसका उपयोग किया जाता है। यानी जो गंभीर अपराध वाले मामले होते हैं उससे कम गंभीर अपराध वाले मामलों में इसका उपयोग किया जा सकता है। अगला है किशोर न्याय प्रणाली के लिए, यानी जो भी इसमें अवयस्क कहें या फिर 18 वर्ष से कम आयु के होते हैं उन पर उसी प्रकार की प्रणाली लागू की जाती है जो वयस्कों पर लागू की जाती है। लेकिन इनका मुख्य रूप से अल्टरनेटिव न्याय दांडिक रूप से परिवर्तन लाना होता है। ठीक है, परिवर्तन का इनको एक तरह का परिवर्तन के संदर्भ में ये सिद्धांत कार्य करता है। लेकिन किशोरों पर जो होते हैं, जो अगर 18 वर्ष से कम के हैं, तो उन पर अवयस्क की तरह ही ये सिद्धांत लागू होता है। परिवर्तन या पुनर्स्थापन योग्य मामले, यानी इसमें ऐसे मामले देखे जाते हैं जो परिवर्तन या पुनर्स्थापन योग्य मामले होते हैं, उनमें इसका उपयोग किया जाता है इस सिद्धांत का। यानी इस सिद्धांत के अंतर्गत अपराधी में मुख्य रूप से परिवर्तन लाने पर ध्यान दिया जाता है और जिस व्यक्ति के प्रति अपराध घटित हुआ है उसको उपचार के प्रति इसमें देखा जाता है। अब आपका फोर्थ पॉइंट है मध्यस्थता एवं पुनर्स्थापनात्मक न्याय का जो सिद्धांत है उसमें भिन्नता। देखिए, मध्यस्थता हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्या है, नॉर्मली कोई भी सामाजिक कृत्य हो जाता है, चाहे वो आपका मकान से संबंधित हो या संपत्ति से संबंधित हो या कोई भी विवाद हो, उसमें दो पक्षकारों द्वारा एक तीसरे व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जो मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होता है और वो इनके मामला को सुनता है। मामला सुनने के बाद एक पंचायत लागू करता है और वो एक तरह न्यायिक निर्णय की तरह होता है, डिग्री की तरह होता है और वो इन दोनों पक्षकारों को बाध्यकारी रूप से मान्य होता है। ठीक है, उन्हें मानना पड़ता है जो भी सुझाव ये तीसरा व्यक्ति प्रस्तुत करता है। लेकिन तीसरा व्यक्ति पूर्ण रूप से तटस्थ रहता है और ईमानदार रहता है। लेकिन पुनर्स्थापनात्मक जो न्याय का सिद्धांत है ये इस प्रकार से इसमें भिन्न है कि इसमें किसी भी अपराधी द्वारा, ये आपराधिक संदर्भ में देखा जाता है, अपराधी द्वारा अपराध करने पर, ठीक है, जिस व्यक्ति के प्रति अपराध होता है वो व्यक्ति लोगों को इस संदर्भ में सूचित करता है। सूचित करने के बाद एक बैठक बुलाता है और बैठक में जो भी न्याय निर्णय लिए जाते हैं इसके संदर्भ में देखे जाते हैं कि क्या किया जा सकता है, क्या मामला है, कैसे हुआ है, उसको कैसे क्षतिपूर्ति पूरी दी जा सकती है, उपचार कैसे दिए जा सकते हैं व्यक्ति को, इसको पुनर्स्थापित कैसे किया जा सकता है और इसमें सुधारात्मक गुण कैसे लाए जा सकते हैं अपराधी में, उस संदर्भ में यहाँ पर कार्य चलता है। ठीक है, उसको रिस्टोरेटिव जस्टिस ऑफ थ्योरी भी बोलते हैं, पुनर्स्थापनात्मक न्याय के सिद्धांत के रूप में। यानी टोटली इसमें जो भी अपराधी होता है, अपराधी को सुधारात्मक कार्य के लिए प्रेरित किया जाता है, इस प्रकार के उसे उपचारात्मक सुझाव दिए जाते हैं और लेकिन इसमें इस व्यथित व्यक्ति की क्षतिपूर्ति आवश्यक होती है। तो ये दोनों में मूल रूप से डिफरेंस है। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।